तो जनाब आज जो पेपर हम करने जा रहे हैं वो पेपर हमारे पास है अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 1 2 पेपर 1 है ये आपका। अच्छा, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप सारे सवाल तो नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे। तो वो तमाम जो सवालात होंगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको समझा भी दूंगा, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। वो तमाम सवालात भी हम साथ साथ ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बट आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम। अच्छा, अब आपके पास है इस वक्त यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या बातें लिखनी है वो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपका नाम आएगा, ठीक है। और कैंडिडेट नंबर आपके पास ऑलरेडी होगा, आप लोग पहले पेपर दे चुके हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, सेंटर नंबर भी आपको पता होगा। जो इंपॉर्टेंट बात है पढ़ने वाली वो देख लें पहले। आंसर ऑल क्वेश्चन यानी कि कोई चॉइस नहीं है। यूज़ अ ब्लैक और अ डार्क ब्लू पेन, यानी कि आप बॉल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर डार्क होना चाहिए ताकि वो स्कैन हो सके। एच बी पेंसिल फॉर एनी ड्राइंग और ग्राफ्स, मतलब आप पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राइंग और ग्राफ करने के लिए, लेकिन एच बी पेंसिल क्योंकि वो स्कैन पे आ जाती है बहुत आसानी से, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उसने और कौन सी बात लिखी है? डू नॉट यूज़ एन इरेजेबल पेन और करेक्शन फ्लूइड, वाइटों का इस्तेमाल नहीं करना, रिमूवर इस्तेमाल नहीं करना, बार कोड्स पे नहीं लिखना, दीज आर द बार कोड्स, इन पर नहीं लिखना। अगर इन पे लिख दिया तो स्कैनिंग नहीं होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो पेज स्कैन नहीं होगा जिस पेज पे आपने इसमें ये कारस्तानी की होगी। उसके बाद कैलकुलेटर यू अलाउड यूज़ नहीं है। अच्छा देखो, यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ यू में यूज़ अ ट्रेसिंग पेपर, मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि ट्रेसिंग पेपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अब डिपेंड करता है कि आपका जो इन्विजिलेटर है वो कैसा है, तमीज़ वाला है, वो आपको अलाउड करता है नहीं करता, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। समझ आ गई ये बात? अब उसके बाद आगे फर्दर ऑन 100 मार्क का क्वेश्चन होगा और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसके अंदर। हो सकता है हमारे पास एक क्लास में पूरा पेपर ना हो पाए, लेकिन कोई मसला उसके लिए होगा नहीं, हम अगली क्लास में उसको कंटिन्यू करके फिर अगला पेपर स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास एक दिया हुआ पहले क्वेश्चन के अंदर, रुत रिकॉर्ड द कलर ऑफ ईच ऑफ 24 कार्ड्स, 24 कार्ड्स का कलर्स दिया हुआ है और इस 24 कार्ड्स के कलर्स को आपको टैली मार्किंग के थ्रू फ्रीक्वेंसी आपको उसकी क्रिएट करनी है। किस तरह करेंगे आप, आपको बता देता हूँ। आप एक एक कैंसिल आउट करते जाएं और नीचे मार्क लगाते जाएं, ठीक है। इसी तरह से कीजिएगा, वो ज़्यादा आसान रहेगा बनस्बत इसके कि सब कैंसिल करके और फिर उसके बाद मार्किंग लगाएं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उप्स, क्या किया मैंने, गलत पेन सेलेक्ट कर लिया। रेड, ब्लू, सिल्वर, ब्लू, सिल्वर, सिल्वर, वाइट, सिल्वर, रेड, सिल्वर। अब ये पांचवा बंच ये क्रॉस में आता है, मतलब 3 4 बंच ऐसे आ जाएंगे, पांचवी लाइन ऐसे आएगी तो बंच आपका पूरा मुकम्मल हो जाएगा 5 का, ठीक है। फिर सिल्वर अगेन, फिर ब्लू, ग्रे, ग्रे, सिल्वर, रेड, वाइट, रेड, ब्लू, ग्रे, ब्लू, सिल्वर, रेड एंड रेड, ठीक है। टैली मार्किंग को रीड करेंगे, यू कैन क्रिएट द फ्रीक्वेंसीज राइट ओवर देयर। ये आपके पास हो जाएंगी 5, आपके पास हो जाएगी 3, ये आपके पास हो जाएगी 5 और 1 6, ये आपके पास हो जाएगी 5 और 3 8, और ये हो जाएगी आपके पास 2। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक बात समझ में आ गई? नाउ ड्रॉ अ बार चार्ट टू शो द इंफॉर्मेशन इन द टेबल, कंप्लीट द स्केल ऑन द फ्रीक्वेंसी एक्सिस। अब सवाल ये है कि बार चार्ट उसने पूछा है हमसे, लेकिन उसने हमसे कहा है कि हम फ्रीक्वेंसी के थ्रू बार चार्ट बनाए। अच्छा, बार चार्ट का सवाल हमें देखने को मिला ही नहीं है पास पेपर के अंदर, क्योंकि हमने इतने सारे सवाल सॉल्व किए लेकिन हमें बार चार्ट नहीं मिला, तो बार चार्ट हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। तो बार चार्ट को क्या करना होता है, अब जैसे ब्लू का बार है, तो ब्लू का बार आपको पता है, ब्लू का बार है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 दी हुई है, तो इसका मतलब आप 5 के जितना उसे बना देंगे। अब आपको यहाँ पर अपने स्केल यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज आप प्लेस कर रहे हैं उनको आपने सही प्लेस करना है, ठीक है। तो आपकी मैक्सिमम जो जा रही है वो 8 तक जा रही है, तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ब्लू का बार मेरे पास जो जा रहा है वो एग्जैक्टली जा रहा है 5 तक, ये आ गया ब्लू का बार। उसके बाद ग्रे का जो बार आ रहा है वो आ रहा है 3 तक,
अच्छा, मैं इसको हिस्टोग्राम की तरह क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि उसने मुझे मार्किंग खुद से करके दी है। उसने मुझे खुद बताया है कि बार कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये। देखो आप हर हर बॉक्स के आगे देखो, यहाँ पे रेड पे 2 लगे हुए हैं, यानी कि बार की आपको विड्थ दी हुई है उसने। ये सिल्वर के लिए भी दी हुई है, तो हर किसी के लिए उसने विड्थ खुद से प्रोवाइड की हुई है। 6। 8 और 2। चलो जी, ये तो नंबर हो गए हमारे पास। 3 हमारे पूरे, 3 और 2, 5 नंबर हमने अचीव कर लिया। अभी अगले सवाल में पूछा 0.78 माइनस 0.2। तो 0.78 और 0.2 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 7 माइनस 2 इज 5, 0.58 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? मोस्ट ऑफ द टाइम अगली क्लास से पहले मैं आपको हमेशा पेपर बता दूंगा कि भाई अगली क्लास में हम ये पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। अक्टूबर नवंबर 2025 का हमने पेपर 1 अभी सॉल्व किया है, और उससे अगली क्लास में हम अक्टूबर नवंबर, बल्कि सॉरी, मई जून, अक्टूबर नवंबर 2025, मई जून 2025 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे। मई जून 2025 का पेपर 1, तो आप अपने लिए पहले से आसानी ये कीजिएगा कि क्लास से पहले आप उसका प्रिंट निकाल के रखिएगा, ताकि वो आपके पास मौजूद रहे और आपको भी पता रहे, और फिर आप साथ साथ मेरे सॉल्व करते रहें, तो उसमें गलतियाँ भी आपकी खुद ही सॉर्ट होती शुरू हो जाएंगी। 8 × 5 40, माइनस माइनस प्लस, प्लस 40 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो मुझसे पूछ सकता है, वैसे तो होना नहीं चाहिए। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम दिया हुआ है उसने आपको, उसने कहा ई इज द पॉइंट ऑन ए बी एंड ई सी एंड बी सी आर इक्वल, यानी कि ई से सी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। ए ई सी बी इज 40, ई सी बी का एंगल आपके पास 40 दिया हुआ है, और डी ई सी का एंगल आपके पास 60 दिया हुआ है, वो ये रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को आपको फिगर आउट करना है। ठीक है, कोई मीटिंग में आया हुआ है क्या? कौन है? बेटा को आपकी कोई मुझे आईडी शो नहीं हो रही मीटिंग के अंदर, मीट के ऊपर, तो आप दोबारा से ट्राई कर लें। आप यहाँ तो गलत लिंक ज्वाइन कर रहे हैं। मुर्तज़ा आरिज को देख लेना ज़रा यार। अच्छा, ये 40 हो गया। आपसे उसने पूछा है सबसे पहले आपको एक्स फिगर आउट करना है। अच्छा, एक्स फिगर आउट करने के लिए मुझे एक्स तक पहुंचना पड़ेगा। तो एक्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मैं ये वाला एंगल दोनों फिगर आउट कर लेता हूँ, ताकि उससे मुझे ये वाला एंगल मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अंदर हम लाइंस को अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड करूँ और इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड करूँ, क्योंकि ये पैरेलल लाइन होगी, तो एक बात अंडरस्टूड है कि यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है, यहाँ से ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस तरफ, वो कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर देगा। चले हम देखते हैं। पहले तो ये वाला एंगल फिगर आउट करते हैं। भाई ये वाला एंगल फिगर आउट करने के लिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए मुझे करना चाहिए मेरे हिसाब से 180 माइनस 40, और जो आंसर आएगा उसको कर दूंगा मैं 2 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा मेरे पास 140 डिवाइडेड बाय 2, विच मीन्स इट इज़ इक्वल टू 70। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये जो एंगल है, ये वाला, ये 70 है और ये भी 70 है। अच्छा, ये 70 है तो यहाँ पर भी 70 बनेगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा है, तो ये दोनों के दोनों आपके पास कहलाएंगे ऑल्टरनेट एंगल। तो 70 से 70 यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। इसी तरह से अब आपको ये वाला एंगल फिगर आउट करना है जो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसको फिगर आउट करने के लिए आप क्या करोगे, 180 माइनस 60 माइनस 70। 180 में 60 निकालोगे 120 हो जाएगा, 120 में 70 जाएगा आपके पास, तो 20 और 30 50 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 50, यानी कि यहाँ का एंगल आपके पास आ रहा है 50। अब ये 70 था, तो 180 में 70 अगर जाता है तो 110 बचता है। अब मुझे एक्स की वैल्यू आसानी से मिल सकती है, तो मैंने क्या किया, 180 माइनस 110 माइनस 50, तो ये मुझे दे देगा आंसर किसका, एग्जैक्टली एक्स का। 4 मार्क का क्वेश्चन था, यानी कि हर किसी की कैलकुलेशन यहाँ पर शो करनी थी। मैंने ऊपर की हुई है, वो आप नीचे करेंगे। ठीक है, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया एरोज बना के, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये हो जाएगा 70 माइनस 50, और ये बनेगा आपके पास टोटल 20।
ठीक है जनाब। अब लिखा हुआ है यहाँ पे, पेट्रा थिंक्स ऑफ अ नंबर, पेट्रा ने एक नंबर के बारे में सोचा, द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 7, वो नंबर था 7 का मल्टीपल। पेट्रा सेज, व्हेन आई राइट माय नंबर करेक्ट टू नियरेस्ट 10 इट इज 30, फाइंड द नंबर दैट पेट्रा थिंक्स ऑफ, पेट्रा ने कौन सा नंबर सोचा होगा, वो 7 का मल्टीपल है, ठीक है, और जब उसको आप नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करते हैं तो वो 30 बनता है, तो 30 की कैटेगरी के अंदर कोई ना कोई नंबर 7 में डेफिनेटली आ रहा होगा, वो चेक कर लें कौन सा नंबर हो सकता है। ओए होए, नहीं समझ में आ रहा, 7 का टेबल पढ़े ना, 7 5 से 35, ये 35 हो गया क्या, पर ये अब सवाल है कि ये जो 35 है, क्या ये राउंड ऑफ होके अगर 10 डिजिट पर होता है तो क्या ये 30 बनेगा? नहीं, हाँ तला एक सेकंड, वही बता रहा हूँ, 30 बनेगा, नहीं बनेगा, 30 नहीं बन सकता, 30 नहीं बनेगा, ये बनेगा 40। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली assumption 35 की तो गलत हो गई, अब दूसरा सोचना पड़ेगा, 35 से पहले वो 28 होता है, बिल्कुल 28 जो है वो एग्जैक्टली आपके पास 30 बन जाएगा, सो इट्स गोना बी 28। अब्दुल मोइज ने आंसर दे दिया, ओ माय गॉड, ये तो कहर ढा दिया इसने। राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ अ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है कि पहले नंबर्स को उनके औकात में ले आए, मतलब उनको डेसिमल्स में लेकर आ जाएं, तो फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग ऑफ द स्मॉलेस्ट और समथिंग लाइक दैट चेक कर लेंगे। 7/9, अब चूंकि मेरे पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो मैं इसको चेक करूंगा डिवाइड अच्छे बच्चों की तरह जैसे हम करते हैं। 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 होता है, तो 9 7 जा 63 कर दिया हमने, ये 7 बच गया, फिर दोबारा 7 बचता रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि 0.7 का रिकरिंग नंबर आ रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर हम चेक कर लेते हैं, दूसरा हमारे पास कौन सा था, दूसरा हमारे पास था 17 और ये दिया हुआ था 20, तो पॉइंट लगा के पहले जीरो बढ़ा दिया। 20 का टेबल कितना पढ़ूं कि कोई नंबर इसके आसपास का आ जाए, तो 28 जा जो है वो 160 होता है, ठीक है, क्योंकि 8 2 16 होता है, तो 28 जा 160 हो जाएगा, और 29 जा जो है वो 180 हो जाएगा, यानी कि बड़ा नंबर है। 28 से कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 160। अब बचा 20, सॉरी पागल हो गया मैं, अब बचा 10, पॉइंट लगा हुआ है, मैंने जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। 20 का टेबल इतना बड़े कि आपके पास 100 है, तो 25 से हो जाएगा 100, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ये बनेगा 0.85, और ये लिखा हुआ है 84.5, तो डिवाइड बाय 100 करने से ये बनेगा 0.845। क्लियर। अब ये देख लें कि सबसे छोटा नंबर आपको इस वक्त इसमें कौन सा नजर आ रहा है, मुझे सबसे छोटा नजर आ रहा है 0.7 का रिकरिंग, वही सबसे छोटा है, तो मैंने फिर उसको नहीं लिखूंगा, 0.7 रिकरिंग को नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली नंबर लिखूंगा 7/9, ठीक है। क्लियर हो गई बात, 7/9 मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। उसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा, अगला नंबर कौन सा होना चाहिए, क्या ये वाला होना चाहिए, ये वाला, या फिर ये वाला, कौन सा नंबर होगा अगला इसके बाद जो इससे बड़ा होगा, ओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 0.8, 0.8, और फिर उससे बड़ा जो नंबर होगा वो होगा 84.5%, और उसके बाद होगा 17/20, ठीक है। क्लियर हो गई बात। 7/20 नहीं, 17/20। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, ये मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना ये है बेटा कि आपको एक्स, इसमें सॉल्व लिखा हुआ है, सॉल्व का मतलब होता है कि फिगर आउट द वेरिएबल, फिगर आउट द वेरिएबल का मतलब है आपने उसे सब्जेक्ट बनाना है। ऐसे जो एडमेथ्स वाले बच्चे हैं उन्होंने तो ये पहले ही कर लिया, मतलब उन्होंने सब्जेक्ट मेकिंग वाली चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख चुके हैं, और जो बाकी तमाम बच्चे हैं, कुछ उन्होंने स्कूल में पढ़ा हुआ होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो ग्रेड 10 में प्राइवेटली से आए हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने भी ये चीज़ पढ़ी हुई है, कहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर, जहाँ पे वो सब्जेक्ट बनाते थे। तो आपको वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट बनाने के लिए उसको सबसे अलग करना पड़ेगा, सबसे तनहा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 4x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3, तो 9 और 3 मेरे पास होते हैं आजकल 12, छः में 4 जाएगा, बचेगा 2x, और x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 6, जो कि मुझे 6 मिली है। यार 3 किससे मिल गई यार, इबादुल्ला यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर, हाउ इज दिस 3, यार मतलब ये क्या बात हुई। अच्छा, गलती से, चलो ठीक है, मान ली गलती भी बख्श दी मैंने तुम्हारी। राइट डाउन द इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अच्छा देखो, इनइक्वालिटी क्या चीज़ होती है, इनइक्वालिटी मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के तमाम आंसर 3 से बड़े हैं, यानी कि 4 5 6 7 8 9, और वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं,
इसकी जो नंबर लाइन होती है ना, उसको बताने का तरीका ये होता है कि भाई ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। 3 पे आपने बनाया सर्किल और उससे आप आगे की तरफ अपने एरो को लेके चले गए। ये इनइक्वालिटी की डेफिनेशन होती है। इसको इस तरह से डिफाइन किया था नंबर लाइन के ऊपर। लेट्स सपोज अगर ये x इक्वल टू 3 की तो मैंने बना दी ना, अगर ये x इक्वल टू 3 ना होता और ये होता x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है मेरी इनइक्वालिटी में 3 भी शामिल है। तो जब 3 शामिल हो जाएगा तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, उस वक्त मैं सबसे पहले तो चाय का कप रखूंगा। हाँ। और अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इस पे मैं बनाऊंगा सर्किल और उस सर्किल में कर दूंगा मैं कलर, और फिर मैं उसको ले जाऊंगा आगे की तरफ। ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की है और ये वाली जो है वो ग्रेटर देन 3 की है। आई होप आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, 3 का मतलब यह है कि 3 से बड़े नंबर शामिल होने वाले हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है कि 3 भी शामिल होने वाला है और उससे बड़े भी शामिल हो जाएंगे। तो अब उस सिचुएशन को देखकर अगर हमसे यहाँ पूछा जाए, ओहो इत्तेफाक से उसने यही दे दिया, उसने कहा कि 3 पे बना हुआ सर्कल उसमें कलर नहीं हुआ हुआ और वो आगे की तरफ जा रहा है, तो क्या लिखना चाहिए मुझे? क्या मुझे ग्रेटर देन लिखना चाहिए या मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना चाहिए? सवाल है, बहुत महंगा सवाल है ये। ग्रेटर देन, शाबाश। तो मैं लिखूंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे कह रहा है सॉल्व करें। अरे भाई सॉल्व करने का मतलब ही यही है कि मतलब आप उस काम को इक्वल टू की जगह, अभी उसने नई साइन दे दिया, आप उसको वैसे ही करने जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है इनइक्वालिटी में। क्या ख्याल रखना होता है कि जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मेरा वेरिएबल पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरा वेरिएबल क्या रहना चाहिए बेटा? पॉजिटिव। तो वो कैसे रहेगा पॉजिटिव? अब x को मैं वहाँ नहीं भेज सकता, तो मैं -2 को वहाँ भेज दूंगा। जब मैं -2 को यहाँ से वहाँ भेजूंगा, लेफ्ट से राइट पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास x लेस देन 7 प्लस 2। तो x हो जाएगा लेस देन 9, यानी कि x की वैल्यू इक्वल टू, इक्वल तो क्यों, क्या क्या बोला, क्या क्या लिखा क्या है इसने? आमना क्या लिख दिया आमना? कुछ समझा नहीं मैं। पार्ट ए, हाँ अच्छा पार्ट ए में, हाँ वो मैंने गलती से लिख दिया। ये बाद में अभी गलती की थी ना, मैं भी कर सकता हूँ भाई, वो भी इंसान है मैं भी इंसान हूँ। x ग्रेटर देन 3 होगा। ठीक है, x लेस देन 9, ये तो क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, चलें अब आ जाएं। पॉइंट ए ऑन बी और प्लॉटेड ऑन द ग्रिड, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स बताने भाई। उसने पूछा कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये मेरे ख्याल से शायद, हाँ ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, ताज़ा ताज़ा टॉपिक पढ़ा हुआ है, दिमाग में घुसा हुआ होना चाहिए हर तरफ। -2, 1, -2 और 1। अच्छा, अब वो कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी आर पी एंड -1, द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन बी सी इज -2 और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अरे यार ये क्या बात हुई, चलो दिखाते हैं। बी का कोऑर्डिनेट क्या था? बी का कोऑर्डिनेट था हमारे पास 4 और 3। अब अगर मुझे कोऑर्डिनेट से ग्रेडियंट पता करना होता है, तो ग्रेडियंट पता करने के लिए मुझे जो फॉर्मूला दिया जाता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 का मतलब ये हुआ कि y2 3 माइनस माइनस का 1 हो जाएगा और x2 माइनस x1 का मतलब होगा 4 माइनस p हो जाएगा। और अब मुझे m उसने पहले से दिया हुआ है, उसने मुझे पहले से बता दिया कि m क्या था। m था, यानी कि m बेसिकली क्या था, मेरा ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट बेसिकली क्या था मेरे पास -2। तो मैंने -2 यहाँ प्लेस कर दिया। अब मुझे इसको सॉल्व करके p निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा बता देते हैं आपको। देखें इधर ये पूरी टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके इस -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस पी इज इक्वल्स टू 3 माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है भाई, 3 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई था तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये -2 यहाँ नीचे आ गया और 4 माइनस पी हो गया। 4 माइनस पी इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया -2। मुझे p को सब्जेक्ट बनाना है, p को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो p को मैं राइट साइड पे भेजूंगा, -2 को मैं लेफ्ट साइड पे भेजूंगा, यानी कि 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू p। और p की वैल्यू आ गई कितनी मेरे पास, 6। तो आई गॉट 6। अच्छा, आप तमाम बच्चे लैपटॉप से क्लास ले रहे हैं ना? क्योंकि अगर आप लोग लैपटॉप या सिस्टम के बजाय अगर आप क्लास ले रहे होंगे मोबाइल से तो बहुत दिक्कत होगी देखने में। हाँ वो अब्दुल मुइज देखो, शुएब से थोड़ा कुछ सीखो, वो कितना समझदार है, लैपटॉप से क्लास ले रहा है।
AB and BC are two sides of the parallelogram ABCD. Find the coordinates of the point D. D के कोऑर्डिनेट्स को फिगर आउट, दोबारा ज्वाइन कर लो ना आमना मुनव्वर, क्या होगा इसमें? D के कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करना है। अच्छा अब देखो C मुझे मिल गया है। C का जो कोऑर्डिनेट था वो मेरे पास था P कॉमा -1, जो कि मैंने बना लिया है 6 कॉमा -1। पहले C मार्क कर देते हैं ग्राफ के ऊपर, 6 कॉमा -1, ये रहा भाई। उसने कहा ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, मान लिया भाई हमने पैरेललोग्राम है, ये रहा C। अच्छा अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखें, बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं, सोचे शायद हो सकता है डी यहाँ लग रहा हो, कहीं और लग रहा हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने एक दफ़ा क्लास में भी बताया था, व्हेन यू आर मार्किंग द कोऑर्डिनेट्स ना, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात है, व्हेन यू आर मार्किंग द कोऑर्डिनेट्स, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, या तो कोऑर्डिनेट्स को आप क्लॉकवाइज मार्क करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मार्क करते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ABC, यानी कि चरखी जो है वो यूं चल रही है क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी यहाँ पे कहीं मौजूद होगा। अब डी ढूंढना है कि क्या होगा। भाई बहुत सिंपल है, पैरेललोग्राम के अंदर पैरेलल लाइन होती है, तो पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट सेम होता है, तो सेम ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट से लाइन जा रही होगी। मैं बता देता हूँ कैसे। राइज और रन पढ़ा है ना हमने, बस उसी को यूज करेंगे। बी से ए आने के लिए आपने क्या किया है, जो कि हमने वेक्टर भी डिस्कस किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 आप पीछे गए और 2 आप नीचे आए, सही है। तो सी से डी भी इसी पोजीशन पर होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 इस जगह पे। मेरे हिसाब से डी यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ से यूं इस तरफ और ये यहाँ से यूं, और ये कुल मिला के पूरा एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया। ठीक है। अच्छा अब कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा वाला तरीका फॉलो करें, यहाँ से आए। आप हो सकता था कि आप ये वाला देखते कि सर BC कितना है, BC का जो ग्रेडियंट है, यानी कि BC जिस तरह से चला है उस तरह से मैं अगर इसको चला दूँ तो एग्जैक्टली मैं डी पे पहुंच जाऊंगा। तो मैंने कहा भाई ये भी सही है, दोनों तरीके करेक्ट हैं। ठीक है। डी का जो कोऑर्डिनेट मेरे पास इस वक्त डिस्कवर होके आया है वो आया है 0 और -3। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। अच्छा मुझे ये लगता है कि मेरा पूरा पेपर नहीं सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि वो रहेगा कुछ ना कुछ पार्ट, तो वो अगली क्लास में हम करेंगे। तो इस तरह से कुल मिला के 2 क्लासों में हमारे पास एक पेपर तो पूरा होना शुरू हो जाएगा। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सारा हैज़ अ बैग containing 60 रेड काउंटर्स, 72 ब्लू काउंटर्स, 36 ग्रीन काउंटर्स। उसने सबकी तादाद बता दी। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेड काउंटर, ब्लू काउंटर, ग्रीन काउंटर। अरे यार ये तो बहुत आसान सवाल है। 60 रेड काउंटर थे, उसके बाद ब्लू काउंटर थे 72, उसके बाद थे ग्रीन काउंटर 36। ये सबको मैंने लाइन से लिखा, अब सबको एक ही टेबल से कैंसिल करना है। तो 230, 236 और 218, सही है। फिर आगे फर्दर ऑन 215, 218 और 29, दोबारा 2 से हो गया। अब 2 से नहीं हो सकता, अब किसी एक और टेबल से कैंसिल होना चाहिए। किससे कैंसिल करूं? एनी हाउ, एनी आइडिया? 3, ओ माई गॉड। 3 6 से 18, 3 3 से 9। अब किससे कैंसिल होगा? हंजला बताएगा। हंजला अब बताओ, अब किससे कैंसिल होगा? अब इसको सांप सूख जाएगा। अब जवाब नहीं देगा, ये है ना क्लास में हंजला? हाँ नहीं होगा। ओए मोए ओए होए, क्या बात है, क्या बात है, नहीं होगा, नहीं होगा सर, अब मजीद नहीं होगा। 5 6 3, ठीक है हंजला। अच्छा अब वो कह रहा है सुनील हैज़ अ बैग कंटेनिंग द येलो काउंटर एंड वाइट काउंटर्स। सुनील हैज़ अ बैग कंटेनिंग येलो, अच्छा सुनील के पास एक बैग है, उसमें येलो भी है और वाइट भी है। द रेशियो ऑफ येलो काउंटर्स टू वाइट काउंटर्स इज 5:8। येलो काउंटर्स से वाइट काउंटर्स तक का सफर जो है वो कहला रहा है 5:8। देयर आर 8 मोर वाइट काउंटर्स देन येलो काउंटर्स, वर्क आउट द नंबर ऑफ येलो काउंटर्स एंड द नंबर ऑफ वाइट काउंटर्स। अरे भाई फंसा दिया इसने, तो ये किसने ज्वाइन करने की कोशिश की इस टाइम पे? इसको बुला लूं, आने दो अंदर पहले इसको। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको शर्म नहीं आई इतनी देर से ज्वाइन करते हुए? इतनी सी भी नहीं आई हैं? रुक जाओ बेटा, कर रहा हूँ सन्नजा। हाँ वो बात तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल, आप इस तरह से कर सकते हैं कि येलो की जो तादाद है वो आपके पास है 5x,
और वाइट की जो तादाद है, सर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। अबे तुम्हारा नेटवर्क, कहाँ रहते हो भाई? पंचगानी में तो नहीं रहते? ये कौन ज्वाइन कर रहा है, एक और? वाह, शाबाश, क्या बात है बेटा। उसने कहा देयर आर 18 मोर वाइट काउंटर्स देन येलो काउंटर, यानी कि वाइट काउंटर्स की तादाद ज़्यादा है। वाइट काउंटर्स की तादाद में से येलो काउंटर्स माइनस करूं तो 18 हो जाएगा। तो माइनस किया मैंने, 18 हो गया। रुहाब बेटा कैसी हैं आप? कैसे आना हुआ? काफ़ी देर से आई? नमाज तो जल्दी ख़त्म हो गई थी। ओहो, ये भी पंचगानी में रहती है। इसका भी इंटरनेट का प्रॉब्लम था। 18/3, 18/3 एक्स की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब उसने पूछा गया आपसे कि भाई आपको चाहिए येलो की तादाद और वाइट की तादाद। तो एक्स आपको मिल गया, तो आपने क्या किया, 5 × 6 दैट इज इक्वल टू 30। ये हो गया 30। वाइट काउंटर्स में आपके पास है 8x, तो 8 की जगह में यहाँ पे लिखा 6, तो 8 6 हो गया 48। ओह बिंगो, डन, हो गया। वर्कआउट, सर मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, सबके पास शो हो रही है। क्लास खत्म होने के बाद आप लॉगिन करेंगे www.stromfiber.com। ठीक है, इब्राहिम आपके लिए था। अच्छा, पीटीसीएल निकलवा दो भाई। ये कैसे सॉल्व करते हैं भाई, 1/2/5। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस करूंगा। 5 1 हो जाएगा 5, 5 + 2 हो जाएगा 7, 7/5 डिवाइडेड बाय 3/10। डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। हाँ बोल तो रहा हूँ तुम्हें। 5 1 5, 5 2 10, 7 × 2 डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा 14/3। अच्छा, ओहो, क्या बात है, आपने मुनव्वर की स्पीड चेक करें आप। मुझे लग रहा है इसी ने पेपर देना है। 3 4 से 12, बाकी कोई नहीं देगा। 2 4 होल 2/3, दैट्स इट। सो वी गॉट द आंसर। ओहो, मेरा फेवरेट सवाल, अभी अभी सीखा है, ताज़ा ताज़ा सीखा है, ताज़ा 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 सीखा है, पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ अभी तक। एक शेप है बी, एक शेप है ए। कह रहे डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स शेप ए ऑन टू शेप बी। अब डिस्क्राइब करना है, शेप ए से बना है शेप बी। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर ट्रांसलेशन हुई है तो उसका वेक्टर चाहिए, और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हुई, अरे रुक जा मेरी बहन, ट्रांसलेशन हुई है तो उसका वेक्टर चाहिए। रिफ्लेक्शन हुई है तो रिफ्लेक्शन की लाइन चाहिए। रोटेशन हुई है तो रोटेशन का सेंटर और उसका एंगल और उसकी डायरेक्शन, तीन चीज़ें चाहिए, की पॉइंट्स। हाँ, और अगर इनलार्जमेंट हुई है तो इनलार्जमेंट में क्या चाहिए भाई, उसका स्केल फैक्टर और उसका सेंटर। ठीक है, तो रोटेशन वाला पार्ट अभी तक हमने नहीं किया है, पर हमने बाकी पार्ट कर लिया। भाई रोटेशन भी कर लिया, सेंटर रोटेशन निकालना नहीं सीखा अभी तक। ओ हो, भूल गया था। तो ए से बना है बी। सबसे पहली बात, लिखने का तरीका क्या है, मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्रांसलेशन विद, इससे हुई है ट्रांसलेशन। अच्छा, अब ना देखो मेरी बात सुनो, सवाल को ना बेटा हमेशा गौर से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, गौर से। बी से ए नहीं बना, ए से बी बना है। सही है, तो आपने जो मुझे बताया अभी वो बी से ए था आई गेस, तो वो नहीं करना, ए से बी करना है। तो ए का कॉर्नर ये रहा, बी का कॉर्नर ये रहा। हाँ, तो आपको आना पड़ेगा पीछे। अब यहाँ से चले, 1 2 3 4 5, एक्स पे चले -5, 1 2 3 4 और -4, तो यानी कि वेक्टर होगा मेरा -5 -4। ये बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई, शाबाश। अच्छा, अब वो कह रहा है ड्रॉ द इमेज ऑफ अ शेप ए आफ्टर 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजन। ओए होए होए होए, अबाउट द ओरिजन, बहुत आसान है ये तो। लेकिन इसमें करना क्या है, ए की डायग्राम बनानी है। पहले हमने ओरिजन, हमारा सेंटर था, तो हमने ओरिजन के ऊपर लिख लिया, ये करके क्रॉस लगा दिया। अब मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि हर कॉर्नर के वेक्टर को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, हर कॉर्नर का वेक्टर कैलकुलेट कर लो।
तो अगर पहला वेक्टर यहाँ का निकालता हूँ, इस जगह का जहाँ पे मैंने अभी पिंक डॉट बनाया है, तो उसका वेक्टर क्या आना चाहिए मेरे पास, 1 और +2। चेक करें, देखें यही होना चाहिए। हाँ बच्चा लोग, यही होना चाहिए, 1 और 2, पूरी सेंटर से वहां तक। हाँ। अब उसके बाद यहाँ पे ये वाले का, इस वाले का क्या होना चाहिए, इस वाले का होना चाहिए मेरे हिसाब से 3 और 2 वेक्टर। सही है। अब इस वाले का निकालते हैं, इस वाले का होना चाहिए 2 और 3। एक्स पे 2 चला और वाई पे 3 गुना ऊपर चला गया। और इस वाले का होना चाहिए था क्या, 1 और +3। हो गया 10। क्या बोला है उसने, उसने कहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बच्चा लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज नोट्स में देखो फटाफट जल्दी से अपने, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में क्या करते हो आप, बताओ मुझे। y और -x, शाबाश, यानी कि आप इसको घुमाओगे और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा मेरे पास 2 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा मेरे पास 3 और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा मेरे पास 3 और ये हो जाएगा -1। अब ये प्लॉट करना है, दैट्स इट। तो 2 पे -1, x पे 2, y पे -1, x पे 2, y पे -1, ये इधर आएगा। फिर है 2 पे -3, x पे 2 चलूंगा और y पे -3 जाऊंगा, तो ये नीचे आएगा यहाँ पे। उसके बाद 3 पे -2 जाऊंगा, 3 जाऊंगा और -2 आऊंगा, तो वो यहाँ आएगा। और फिर 3 पे -1, x पे 3 चलूंगा और y पे -1, वो इधर आ जाएगा। तो भैया कुल मिला के जो शेप है मेरा, वो यहाँ पर हो गया रोटेट। सही है, क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो मुझे ना बताइएगा। चलें आगे आ जाएं 12वें सवाल पे। ओहो हो, ये भी बड़ा फेवरेट है। अच्छा अभी इत्तेफाक देखें आप, हमने अलजबरा अभी कम टच की है ना, हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट टच किया हुआ, बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कर लिया। अलजबरा थोड़ी सी कम टच की है, तो हमें सवाल मिला ही नहीं अभी तक। अभी तक आया ही नहीं सवाल, एक ही सवाल आया था, वो बस चुनना सा। मेन पार्ट हमारा अभी तक हुआ हुआ है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द सिलेबस। अभी आपसे बैठा के पेपर लिया जाए तो आप अभी पेपर देने के काबिल हैं, यानी कि 70 50 75 या 80% तो अटैम्प्ट कर लेंगे। दूसरा है थ्री दीज टू फेयर स्पिनर्स, दो फेयर स्पिनर्स हैं, एक स्पिनर ए, एक स्पिनर बी। लूसा spins both spinners and add the two numbers to find his score. Complete the sample space diagram to show all the possible outcomes. स्पिनर ए के ऊपर 2 4 6 8 ही आ सकता था और स्पिनर बी के ऊपर 1 1 3 5 ही आ सकता था। जो भी उसने स्पिनर घुमाए, एक करके, एक इधर से घुमाया, एक इधर से घुमाया, दो आंसर आया, दोनों को प्लस कर दिया। तो ये वाला काम जो उसने किया है, उसके हिसाब से उसका एडिशन चेक कर लेते हैं भाई। अब क्या क्या हो रहा है, 4 और 1 हो गया 5, 6 और 1 हो गया 7, 8 और 1 हो गया 9। 4 और 1 हो गया 5, 6 और 1 हो गया 7, 8 और 1 हो गया 9। 4 और 3 हो गया 7, 6 और 3 हो गया 9 और 8 9 10 11, ये हो गया 11। डायग्राम मुकम्मल, एक नंबर जिंदाबाद। अब्दुल मोइस जीत गए, ये तो कर लोगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लूसा स्कोर इज ग्रेटर देन 10। 10 से ज्यादा स्कोर आना चाहिए, लूसा का स्कोर 10 से ज्यादा होना चाहिए भाई, 10 से ज्यादा। एक येरा, एक येरा और एक येरा, टोटल ऐसा 3 दफा हो सकता है। और टोटल कितने, टोटल है 16, 3/16। किसी को कोई शक है तो वो मुझसे पूछ सकता है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। क्या हुआ, अब बोलो, बताओ। सोच भी कौन रहा है, हाँ आप बताओ क्या हुआ। हाँ दुर्मेश बोलो, क्या मसला है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। अच्छा प्रॉब्लम, अच्छा तुम थम्स अप दे रहे थे लेकिन तुमने ये वाला गलती से मुझे दे दिया। लूसा स्पिन्स, लूसा स्पिन्स स्पिनर ए ट्वाइस। अच्छा अब कॉर्ड सुनना, उसने स्पिनर ए को 2 दफा घुमाया। ही नाउ मल्टीप्लाइज द टू नंबर्स टू फाइंड हिज स्कोर। ओहो, उसने बोला अब मैं स्कोर अपना टोटल करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज स्कोर इज ग्रेटर देन 30। अबे मरवा दिया ये तो। अब मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग को देखो, दिमाग में करने से ना कोई भी मतलब इतना बड़ा चैंपियन नहीं। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं दिमाग में मल्टीप्लाई करके होशियारी दिखा दूंगा, तो बेटा एक सवाल में तो दिखा दोगे, लेकिन लिखने से कोई जान नहीं जा रही। पैसे नहीं लगेंगे, पैसे उतने ही देने हैं आपको पेपर के जितने आपने दिए हुए हैं, तो पूरा पेपर यूज करें। तो 2 4 और 6, स्पिनर ए पे लिखा हुआ था 2 4 और 6।
और शायद 8 भी लिखा हुआ था। ये कौन अभी आ रहा है? कौन है ये? ईस्ट पॉप इनकॉर्पोरेशन। यार मैंने तो कोई टर्मिनेटर जैसा बंदा हमारी क्लास में पढ़ता नहीं है, तो पता नहीं कौन सी आईडी से आ रहा है, मैं क्या करूँ उसका। अच्छा जी, मुझे मल्टीप्लिकेशन का टेबल बनाना है अपनी आसानी के लिए, तो मैं वो बना रहा हूँ। टू टू जा हो जाएगा 4, टू फोर जा हो जाएगा 8, 12, 16, 16, 24, 32, 12, 24, 36, 48, 16, 32, 48, 64। सही है। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या है, उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर इज ग्रेटर देन 30। 30 से बड़ा बड़ा स्कोर आना चाहिए। 30 से बड़ा स्कोर कहाँ आ रहा है? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6, टोटल ऐसे 6 स्कोर्स हैं। और ग्रेटर देन 30 तो देख लिया मैंने, और टोटल थे कितने? 4 4 16, 6/16, यानी कि मेरा जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 3/8। क्वेश्चन नंबर 13। अब आए हैं मुश्किल सवाल। Thomas works in a shop. He paid $12 for each hour he worked. He also paid a bonus of 5% of the value of the item he sells. One day, Thomas worked for 5 hours. He is paid a total of 82, including his bonus. Work out the total item Thomas sale on this day. Oh हो। थॉमस की सैलरी बनानी है आपको। थॉमस ने काम किया 5 घंटे, 1 घंटे के मिलेंगे $12। सही है। वैसे मुनासिब नहीं है लेकिन सही है। 12 × 5। भाई कौन ट्राई कर रहा है ये वही है, ईस्ट इनकॉर्पोरेशन। मैं ऐसे कैसे एडमिट करूं? एक सेकंड जरा मैं ग्रुप में कह दूं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अपनी पर्सनल आईडी से ज्वाइन किया करें, और जो है ना दूसरी आईडी से ज्वाइन ना किया करें, मैं इतना नहीं करूँगा क्लास में। 12 × 5 प्लस, और उसके बाद अगली चीज़, ये तो उसके आ गए पर आवर से जो सैलरी बन रही है। अब जो भी चीज़ उसने बेची होगी उसकी तादाद थी एक्स, मुझे पता नहीं वो $X थी, लेकिन जब उसका 5% लिया और सैलरी में प्लस किया तो टोटल पैसे बन गए कितने? $82। ठीक है भाई। यहाँ तक किसी शागिर्द को, किसी भी तालिब इल्म को कोई मसला है तो मुझसे भी पूछ ले। किसी को मसला नहीं है? 12 पंजे होता है 60, यानी कि 12 × 5 होता है 60। 5x/100 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 82। ठीक है, 5x मैं यहीं छोड़ूंगा, 100 ये लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 82 माइनस 60, 22, और ये हो जाएगा 5x/100। तो 5x मैं यहीं छोड़ूंगा, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 100, और x इज इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20। 22 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये x की वैल्यू फिगर आउट हो जाएगी, और ये बनेगी मेरे पास 4 और 4 440, यानी कि जवान ने 440 की सेल की थी। $440 की सेल की थी उसने, उसका उसको 5% उसकी सैलरी में मिला। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एवरी स्टूडेंट। क्या कहते हैं इसको? व्हाट डू वी कॉल इट? कौन सा टॉपिक है ये? टॉपिक का नाम बता दे, मैं समझ जाऊंगा आपने पढ़ लिया है। वो तो मैंने ऐसे ही पूछा था, चाय खत्म करने की ना यार, मुझे पता है सर्किल प्रॉपर्टी है। ये तो ये तो वो टॉपिक है कि जो है, मतलब नींद में भी इंसान ना बता देगा। अब्दुल मुझे 8:15 पे बोला है ना, 8:15 पे भागना, फटाफट पकड़ लेना तुम। 8:30 पे तुम्हारी शुरू हो रही है। ABCD आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। अच्छा, 8:15 पे शुरू हो रही है तुम्हारी। वाह, उस दिन तो तुम कह रहे थे 8:30 पे शुरू होती है सर, और मेरी 10:30 बजे तक जारी है तरह। सेंटर हो। हाँ बस ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, ये सवाल करा दूँ, आखिरी क्वेश्चन है। सेंटर हो।
ABCD आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, सेंटर O, सेंटर उसका दिया हुआ है O उसने, और उसने कहा EF इज अ टेंजेंट टू द सर्किल एट A। EF जो है वो टेंजेंट है, ठीक है, और टेंजेंट की वजह से जो है उसने बोला कि एक एंगल यहाँ बना हुआ है 65 का, ठीक है, मान लिया। और क्या कह रहा है वो, एन एंगल AOD इज 80, AOD का एंगल दिया हुआ है उसने। फाइंड द एंगल BCD, BCD कैलकुलेट करना है मुझे। BCD हो जाएगा ये कैलकुलेट, आसान है वैसे तो, अगर किसी बच्चे का दिमाग सही सिम्प में चले तो वो कर लेगा इसको, मैं बताता हूँ कैसे। उसने एक ही चीज़ पूछी है, BCD ये वाला एंगल पूछा पूरा, हाँ BCD पूरा एंगल पूछा। बेटा मेरी बात सुना, देखिए ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये कहलाता है, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों कॉर्नर सर्किल की सरकमफेरेंस पे होते हैं उसको क्या कहते हैं आप, सरकम स्क्राइबिंग ट्रायंगल, ठीक है। उसका अगर एक कॉर्नर टेंजेंट पे है तो उससे आप ये वाली प्रॉपर्टी डिस्कवर करते हैं, जो कि कुछ यूं होती है, जो कि कुछ यूं करके यहाँ से यूं बनी होती है। इसमें आपके पास ये होता है कि एक यहाँ पे सिचुएशन है और इसी पॉइंट से एक यहाँ पे आ गया और इसी पॉइंट से एक यहाँ पर आ गया। तो फिर जब यहाँ पे एंगल बनता है तो वो दूसरे किनारे पर चले जाता है, और जो एंगल यहाँ पर बनता है वो इस किनारे पे आ जाता है। तो अगर आप इस शेप को गौर से देखें तो ये वही बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सरकम स्क्राइबिंग ट्रायंगल ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 65 है तो यहाँ पर एंगल जो गिरेगा वो 65 का होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने पता कर लिया, यहाँ पे 65 डिग्री है। आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल BCA इज इक्वल टू 65 डिग्री, और यहाँ रीजन लिखेंगे आप इसको, बिकॉज ACB is ACB is circumscribing triangle and having tangent at A, ठीक है भाई। ये एंगल मिल गया इस तरफ का चुनना सा 65, ये वाला 65 है। अब सवाल मेरा ये है कि ये वाले महाशय कैसे निकलेंगे जो रेड किए मैंने, ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा आपको। बता सकते हैं, ए से लेके डी तक, हाँ एंगल एट द सेंटर कॉट डिवाइड बाय 2, शाबाश। एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे बना हुआ है ये वाला, तो ये आपके पास हो गया 80। इस 80 को आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला एंगल। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपको कौन सा एंगल चाहिए था, DCA। एंगल DCA जो है वो आपके पास होगा 80 डिवाइडेड बाय 2, और ये बन जाएगा आपके पास 40। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज अंदर वाले ट्रायंगल का नाम था OAD, बिकॉज ट्रायंगल OAD, और बाहर वाले ट्रायंगल का क्या नाम था, ट्रायंगल ACD, एंड ट्रायंगल ACD शेयरिंग अ सेम कॉर्ड, ठीक है, ये दोनों शेयर कर रहे हैं सेम कॉर्ड को। अब जो कि एंगल उसने आपसे मांगा था एंगल BCD, वो आपने लिखा कि भाई 65 प्लस 40 करोगे तो तुमको एंगल BCD मिल जाएगा, 6 4 होता है 10, और ये हो गया 105। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। ये सवाल हो गया मुकम्मल। हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 14 तक, टोटल होते हैं मैक्सिमम 25 सवाल, और 28 भी होते हैं, 25 के करीब, 25 28 के बीच में फिगर घूम रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब 28 से 30 भी हो सकते हैं सवाल। तो ऑलमोस्ट समझे हमने 50% पेपर कर लिया। 50% पेपर हम अगली क्लास में करेंगे, जो कि आपकी टाइम टेबल के हिसाब से है, तो आप उसे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे उसी जोशो वलवले से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपना पेपर अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जितने सवाल हमने कर लिए हैं उसके बाद के सवाल हम सारे वहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर।